सरकारी सूत्रों ने बताया, एलएसी के मौजूदा हालात का भारत चाहता है शांतिपूर्ण समाधान, लेकिन नियंत्रण रेखा पर एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा भारत। सैन्य सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर झड़प में चीन के 45 सैनिक मारे गए। दोनों देशों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए मेजर जनरल स्तर पर चल रही है बातचीत। सैन्य सूत्रों ने भारतीय सैनिकों के लापता होने की खबरों को किया खारिज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान में शहीद भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह ने लिखा, हमारे सैनिकों ने अपने अनुकरणीय शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की उच्च गौरवशाली परंपरा का पालन करते हुए अपने जीवन का दिया बलिदान। रक्षा मंत्री ने कहा, राष्ट्र उनके साहस और बलिदान को रखेगा याद। तीनों सैन्य प्रमुखों और सीडीएस के साथ रक्षा मंत्री ने लद्दाख में नियंत्रण रेखा के मौजूदा हालात की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में मौजूदा हालात की पीएम नरेंद्र मोदी को दी पूरी जानकारी। नियंत्रण रेखा पर हुई हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, मामले पर हमारी बारीक नजर। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संवाद आज भी रहेगा जारी। मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श में प्रधानमंत्री ने कहा, सही समय पर लिए गए फैसलों के चलते देश में कोरोना संक्रमण रहा नियंत्रित। मरीजों के ठीक होने की दर 50% से ऊपर। संकट के दौरान देश ने सहयोगात्मक संवाद का पेश किया सर्वोत्तम उदाहरण। कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई हुई और मजबूत। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 52.47%। अब तक करीब 1,87,000 लोगों ने दी कोरोना वायरस को मात। सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,55,000। दुनिया भर में कोरोना से 4,40,000 मौतों के बीच संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 81 लाख के पार पहुंची। कोविड-19 के चलते नई वोटिंग व्यवस्था के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव आज। एशिया प्रशांत सीट पर अकेले दावेदारी की वजह से भारत की जीत तय। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ पिछले कई सप्ताह से चल रहे प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस सुधार के आदेश पर किए हस्ताक्षर। नए सुधारों के तहत जब तक किसी अधिकारी की जान खतरे में ना हो, तब तक दम घोंटने वाले किसी भी मामले की अनुमति नहीं दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह लद्दाख में नियंत्रण रेखा के हालात पर तीनों सैन्य प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत को सलामी देते हुए अपने ट्वीट में लिखा, गलवान में सैनिकों की शहादत बहुत परेशान करने वाली और पीड़ादायी है। हमारे सैनिकों ने अपने कर्तव्य पथ पर अनुकरणीय शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की उच्च गौरवशाली परंपरा का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि राष्ट्र उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। राष्ट्र इस कठिन घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। हमें भारत की वीरता और साथ ही साथ उसके शौर्य और साहस पर गर्व है। वहीं पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में सोमवार रात को चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। सेना ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय और चीनी सैनिक गलवान क्षेत्र में पीछे हट चुके हैं, जहां वो पहले 15-16 जून 2020 की दरमियानी रात को भिड़ गए थे। 17 भारतीय सैनिक जो स्टैंड ऑफ लोकेशन पर ड्यूटी करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उच्च ऊंचाई वाले इलाके में 0 से कम तापमान में एक्सपोज हो गए थे, उनकी चोटों के कारण मौत हुई है। जिसके बाद इस झड़प में कुल मिलाकर 20 सैनिकों की मौत हुई। भारतीय सेना राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है। वहीं अगर एजेंसियों की बात की जाए तो उनके अनुसार सीमा पर झड़प में चीन के 43 सैनिकों की या तो फिर मौत हुई है या फिर वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और कहा कि भारत और चीन के जो सैनिक हैं और राजनयिक स्तर पर तनाव घटाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। हमें उम्मीद थी कि तनाव कम करने की प्रक्रिया आसानी से चलेगी, लेकिन चीन ने आम सहमति के विपरीत जाते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान नहीं किया। चीन की ओर से यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कार्रवाई के बाद ये घटना हुई है। नुकसान को रोका जा सकता था अगर चीन समझौते का पालन करता। भारत की गतिविधियां हमेशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारतीय सीमा के भीतर रहीं और हम चीन से भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। भारत सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। और इन्हीं सभी खबरों पर ज्यादा बातचीत के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता नंदिता डागर। नंदिता, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ट्वीट अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात पर दर्शाते हुए कि किसी भी सैनिक की जो जान है और जो बलिदान, जो अदम्य साहस का परिचय दिया है सैनिकों ने, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर सेना के साथ इस घड़ी खड़ा हुआ है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा आंचल, क्योंकि इस ट्वीट से अगर बिटवीन द लाइंस इसको रीड करें तो इससे ये साफ पता चलता है कि इंडिया जो है प्रेशर के अंदर बिल्कुल नहीं है और फ्रंट फुट पर, जिसको कहते हैं क्रिकेट की एनालॉजी में, फ्रंट फुट पर खेल रहा है। यानी कि अगर आप चाइनीज इंट्रूड करेंगे हमारे एरिया में, एलएसी के इस बार आएंगे तो उनको इंडियन सोल्जर्स को की जो वापस काउंटर अटैक हुआ है उसको सहन करना ही होगा। इसके अलावा जो डिफ्यूज करने के जो मैकेनिज्म जारी है, आपने कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट का जिक्र किया आंचल, उसके ऊपर मैं आपको कुछ बता दूं कि मेरे भी आर्मी के सोर्सेज ने मुझे बताया है कि 45 यानी 45 से ज्यादा क्षति हुई है, यानी 45 कैजुअलिटीज हैं चाइनीज साइड की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 45 कैजुअलिटी से ज्यादा ही है, कम नहीं है। और दूसरा कि कोई फायरिंग तो नहीं हुई है, लेकिन चाइना के जो मेरी टॉप ऑफिसर से बात हुई है लद्दाख में भी, उनसे ये पता चला है कि उन्होंने चाइना जो है जो उन्होंने मीटिंग की थी 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की, उसमें जो बात हुई थी उससे पीछे हट गया वो और उसको नहीं एडियर किया। यानी कि उस टॉक में ये एग्रीड अपॉन हुआ था कि आप चाइनीज अपने टेंट वहां से हटाएंगे गलवान रिवर वैली से, जो गलवान और शोक नदी जहां मिलती है वहां पर। लेकिन जब वहां पे वो वेरिफिकेशन 16 बिहार की जो बटालियन गई वहां पर वेरीफाई करने की क्या वहां से कोई वहां से चीनी प्रेसिडेंट हटाई जा चुकी है या नहीं, तो उन्होंने वापस वहां खदेड़ दिया गया चाइनीज को वहां से। लेकिन फिर वो रात को 4 बजे शाम के वक्त जब अंधेरा हो गया था तब दोबारा आए और उसी ट्रूप्स पर उन्होंने लाठी और बड़े बारबैरिक, या जिसको बर्बरता कहते हैं हिंदी में, उस तरीके से हमला किया। लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी फौज ने उनको दिया, जिसमें हमारी 20 शहादतें हो चुकी हैं। और उस आर्मी के सोर्सेज ने मुझे ये भी कंफर्म किया है आंचल कि अभी हमारा कोई सैनिक मिसिंग नहीं है। यानी कि कुछ मीडिया में खबरें चल रही थी कि कैजुअलिटी फिगर्स इससे ज्यादा हाई हो सकती हैं और आर्मी छुपा रही है, तो आर्मी का सूत्रों का कहना है कि ऐसा नहीं है। सारे के सारे जो इस धक्का मुक्की में, जॉसलिंग में और ये जो ब्रॉल हुआ, यानी कि एक दूसरे के साथ मारपिटाई में हमारे मैक्सिमम फौजी चोट से नहीं मरे हैं। उनका क्या हुआ है कि उनकी शहादत हुई है, वो जो घाटी, जो नीचे नाला था नदी का, गलवान नदी बह रही है, उसके अंदर पहाड़ों में और पत्थरों में जो गॉर्जेस होते हैं सीट, उनमें गिर गए थे। और क्योंकि बहुत ही पतला रास्ता था, और फिर वो नदी में भी क्योंकि सब जीरो टेम्परेचर्स होते हैं, माइनस में नदी का तापमान था, तो उसमें फ्रीजिंग की वजह से या हाइपोथर्मिया की वजह से उनकी शहादत हुई है। या फिर वो या कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नदी में बहने की वजह से शहादत हुई है इंडियन साइड की, या फिर जो पत्थरों पर गिर गए, उस गहरी चट्टानों पर गिर गए इस धक्का मुक्की के दौरान, उस तरह हुई है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूरे देश का रिजॉल्व है ये, जो पूरे देश की भाषा है, एक बहुत बड़ा दर्द और दर्दनाक मंजर तो है ही, लेकिन साथ में एक रिजॉल्व का भी मंजर है, जो आर्मी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एक भी इंच, एक भी मिलीमीटर, एक भी नैनोमीटर नहीं दिया बिल्कुल। मैं यही आपसे बात जानना चाहती थी नंदिता, कि भले ही दोनों देशों के जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं उनकी बैठक चल रही है, उनकी बैठकों का दौर है, लेकिन साफ तौर पर अगर जो हमने ट्वीट की वजह से समझने की कोशिश की, जो रक्षा मंत्री के ट्वीट में साफ तौर पर नजर आता है कि 1 इंच भी भारत पीछे नहीं हटेगा,
शांति बेहद जरूरी हो, लेकिन अगर सॉफ्ट स्टेट समझने की कोई कोशिश कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन पीछे तो बिल्कुल भारत हटेगा नहीं। जी जी, आंचल, प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं और कई रक्षा विशेषज्ञ पिछले एक महीने से कहते आ रहे हैं, मई से जब से ये स्टैंड ऑफ चल रहा है, कि 1962 का भारत नहीं है, ये नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी भी खुद कहते आए हैं कि ये नया भारत है, 1962 का भारत नहीं है, जिसको अब सॉफ्ट टारगेट समझ रहे हैं। और आप हजारों स्क्वायर किलोमीटर जैसे कब्जा कर रहे थे, चीनी वैसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और उसके लिए तो हमारे देश को आश्वस्त होना चाहिए, देशवासियों को, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट है वो जानती है और इस बात से परिचित है कि चलिए रंजिता, मैं आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि हमारे साथ फोन लाइन पर सुधीर भी जुड़ गए हैं। सुधीर, जिस तरह से हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकारी सूत्रों के हवाले से ये भी सामने खबर आई है कि बातचीत का दौर है, बातचीत लगातार कायम है, शांति समझौते की बात हो रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं शौर्य की, सैनिकों की और साथ ही साथ उनके बलिदान की, और ये साफ तौर पर कर दिया रक्षा मंत्री ने कि 1 इंच भी भारत पीछे नहीं हटेगा, जो ये सामने बात समझ में हमें आई है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? बिल्कुल आंचल, देखिए, रक्षा मंत्री ने साफ किया है कि जो सैनिक है उन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। जिन सैनिकों ने शहादत दी है, उस संकट की घड़ी में उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है और उनके शौर्य को भुलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल रक्षा मंत्री की तरफ से ये बात कही गई है। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात आंचल समझें कि आज सुबह जब रक्षा मंत्री ने जो पूरी स्थिति का LAC पे जो पूरी स्थिति है उसका जायजा लिया, जो CDS जनरल बिपिन रावत थे, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख थे उनके साथ, तो उसके बाद से जो पूरी स्थिति का जायजा लेने के बाद से ये स्थिति पूरी तरह से क्लियर की गई कि भारत शांति चाहता है। हम शांति के जरिए इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, हम डी एस्केलेशन की कोशिश करेंगे कि शांति के जरिए हो जाए, लेकिन हम अपनी जो सीमा है उससे पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो ये साफ स्टैंड जो है भारत की तरफ से आया है कि हम अपनी सीमा से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमारी जो सेना है वो LAC पे पूरी तरह से तैनात रहेगी। हम स्टेटस को की स्थिति चाहते हैं, हम किसी तरह का कोई जो तनाव है और ज्यादा नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत जो है वो अपनी स्थिति से पीछे हट जाएगा और चीजें एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत अपनी सीमा पर लगातार स्थिति जो अपनी वो मजबूत बनाकर रखेगा, पीछे नहीं हटेगा और स्टेटस को से पहले अपने पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। साथ ही नंदिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत और चीन के बीच LAC पर हुई हिंसा और मौतों पर चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। दैनिक प्रेस वार्ता में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहयोगी प्रवक्ता ने लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प में भारतीय सेना के शहीद हुए जवानों पर एक सवाल के जवाब के दौरान ये बयान दिया। वहीं अमेरिका पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच टकराव के बाद स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि मतभेदों को शांति से हल किया जा सकता है। अमेरिका ने कहा कि भारत और चीन दोनों ने तनाव को कम करने की इच्छा जताई है और वहीं अमेरिका भी वर्तमान स्थिति का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकाले जाने का समर्थन करता रहा है। और देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 52.47% हो गई और अब तक 1,86,000 से ज्यादा रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मौजूदा समय में 1,55,227 संक्रमित रोगियों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की परीक्षण क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वो बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री उनके साथ राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण की स्थिति और कोविड-19 महामारी से जो निपटने की योजना है उस पर चर्चा करेंगे। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए समय पर लिए गए निर्णय देश में कोविड का फैलाव रोकने में प्रभावी रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र तैयारी की पहल ने लोगों की जान बचाने में मदद की। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब भविष्य में कोविड-19 के खिलाफ भारत के संघर्ष का विश्लेषण किया जाएगा तो याद किया जाएगा कि कैसे केंद्र और राज्यों ने मिलकर महामारी की रोकथाम के लिए काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने दुनिया के लिए सहकारी संघवाद का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है। भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर वेतन सुनिश्चित करने के लिए अगले 24 घंटे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी करेगी। इसके अलावा सरकार ने अदालत को विश्वास दिलाया कि स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक तौर पर क्वारंटाइन करने से जुड़े 15 मई वाले आदेश में बदलाव किया जाएगा। साथ ही उनके लिए उपयुक्त वैकल्पिक आवास के लिए एक नया आदेश जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डॉक्टरों को वेतन का भुगतान न करना अपराध माना जाएगा। इस मामले में अब 4 सप्ताह में अदालत केंद्र से रिपोर्ट मांग रही है। और अब बात आरोग्य सेतु ऐप की, जिसने कोरोना महामारी से मुकाबले में देशवासियों का सुरक्षा कवच बनकर उपलब्धि हासिल की। इस ऐप पर देशवासियों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक इसे 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने फोन पर डाउनलोड किया। इसके साथ ही ये दुनिया की उन ऐप्स की श्रेणी में शुमार हो गया जिससे इतने कम समय में इतनी ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। और महामारी के संकट के बचाव के लिए ये ऐप सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। ये सिर्फ उपयोगकर्ता को अपने आसपास मौजूद कोविड के खतरों को लेकर अलर्ट ही नहीं करता, बल्कि इसके जरिए सरकार भी बीमार या फिर इलाज की जरूरत वाले लोगों तक पहुंच रही है। तो अगर आपने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा आज सुरक्षा परिषद के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करेगा। भारत अस्थायी सदस्य के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए तैयार है। भारत 2021-22 कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी से अस्थायी उम्मीदवार है। समूह की एकमात्र सीट के लिए इकलौता उम्मीदवार होने के नाते भारत की जीत तय मानी जा रही है। कोविड-19 महामारी के चलते अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान की नई व्यवस्था की गई। गौरतलब है कि नई दिल्ली की उम्मीदवारी का चीन और पाकिस्तान समेत 55 सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह ने सर्वसम्मति से पिछले साल जून में समर्थन किया था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर पर ट्वीट कर कहा कि इस वर्ष का विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस उपभोग और भूमि के बीच संबंध पर केंद्रित है। फूड, फीड, फाइबर के साथ आज का विषय मानवता का अथक उत्पादन और उपभोग है। भूमि एक मौलिक प्राकृतिक संसाधन है जो अस्तित्व और समृद्धि दोनों के लिए है। ये परिस्थिति के जो तंत्र हैं उन्हीं के सभी प्रावधान जो सेवाएं हैं उसे प्रदान करता है, जो कि घर, भोजन, कच्चे माल, ताजा पानी और चिकित्सा के संसाधनों से बायोडायवर्सिटी के माध्यम से मानव सहित सभी जीवों को प्रदान करते हैं।
भूमि एक ऐसा जरिया है जहां ग्रीन हाउस गैसों का एक सिंक है और भूमि की सतह और वातावरण के बीच ऊर्जा, पानी और एरोसोल के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए न केवल इसे गिरावट से बचाने और रोकने के लिए बल्कि पुनर्ग्रहण के माध्यम से इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। नमस्ते। आप सभी को पता ही है इस वक्त सबसे ज़रूरी है अपने घर के अंदर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग करना। तो जब तक हमारी सरकारें कहती हैं, जब तक हमें छुट्टी मिलती है और जब तक अगला आदेश नहीं आता है, आप बिल्कुल घर पे रहें, सुरक्षित रहें। यही एक तरीका है और ये लड़ाई होगी। हम घर पे रहते हुए लड़ रहे होंगे इस चीज़ से। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, क्रिएटिव चीज़ें। जैसे मैं आज खाना बनाया अपनी बच्ची के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं किताबें, खाना बना सकते हैं। हम आपाधापी में परिवार से दूर रहते हैं, कम समय दे पाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसका क्रिएटिव इस्तेमाल हो और भीड़ से बचें, बाहर जाने से बिल्कुल बचें जब तक आदेश नहीं आता है। और ऑफ कोर्स हाँ, साथ में ये भी जो हमारे सेहतकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, लैब में काम करने वाले लोग हैं जो इस मुश्किल घड़ी में काम कर रहे हैं, उन सबको बिल्कुल इनकरेज करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, उनके लिए सैल्यूट है हमारा। सो शुक्रिया। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और आनंदित रहें। और हाँ, ये दुनिया ने बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखी है, चुनौतियां देखी हैं, उभरे हैं, इससे भी उभर जाएंगे। शुक्रिया। करते हैं अन्य खबरों का। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कोरोना के अब तक 81,75,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दुनिया में कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों की संख्या 4,43,000 को पार कर चुकी है। वहीं दुनिया भर में कोरोना से अब तक 39,56,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से प्रभावित होने के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले और ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। कोरोना ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया। कोविड-19 से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में इसके संक्रमण से 1,16,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इससे संक्रमित लोगों की संख्या 21,37,000 के आंकड़े को पार कर गई। वहीं अमेरिका ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कनाडा और मेक्सिको के साथ सीमा प्रतिबंधों को 21 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके जरिए कुछ नए पुलिस सुधारों की शुरुआत की गई। उनका आदेश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का पता लगाने के लिए एक डेटाबेस बनाने सहित कुछ नियमों में सुधार करने के लिए संघीय अनुदान प्रदान करता है। ट्रंप ने कहा कि इस नई क्रेडेंशियल प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कहा गया है कि जब तक किसी अधिकारी की जान खतरे में ना हो, तब तक दम घोटने वाले किसी भी मामले की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त नए आदेश में कहा गया कि घातक बातचीत को रोकने में मदद करने के लिए कम घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा खराब रिकॉर्ड वाले अधिकारियों को उनकी पृष्ठभूमि के बिना काम पर नहीं रखने की बात भी इस आदेश में कही गई है। अमेरिका में नस्लवाद और पुलिस की क्रूरता के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने पुलिस हिंसा के पीड़ितों के परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और न्याय के लिए लड़ने का वादा किया है। कोरोना वायरस संक्रमण की वैश्विक महामारी के बीच फ्रांस में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बेहतर काम करने की स्थिति और जरूरी संसाधनों की मांग के लिए मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी पेरिस में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और इस दौरान नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंकने के साथ साथ वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य कर्मियों ने बदहाल कामकाजी परिस्थितियों, कम वेतन और आवश्यक सामान और कर्मियों की कमी के विरोध में एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया था। स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वायरस महामारी से पहले भी इसी प्रकार की मांग की थी। फ्रांस में 1,94,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं, जबकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या 29,550 तक पहुंच गई।
इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण बेहाल है, लेकिन खेल प्रेमियों, खासकर टेनिस प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। वो ये कि इस साल टेनिस ग्रैंड स्लैम कराने का कार्यक्रम है। ये सामान्य हर सत्र का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, लेकिन 2020 का दूसरा ग्रैंड स्लैम होगा। इस साल अब तक सिर्फ फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन हो पाया। इससे पहले मई में फ्रेंच ओपन को स्थगित कर दिया गया था और इसका आयोजन अमेरिकी ओपन के खत्म होने के एक हफ्ते बाद करने की योजना है। इस बीच 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विंबलडन को पहली बार रद्द किया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत में विश्व योग दिवस को भव्य रूप से मनाया जाता है। इस बार योग दिवस मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आरएसएस के युवा भी पूरी तरह तैयार हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर गौतम ने। ये युवा स्वयंसेवक त्रिकोणासन, भुजंगासन, शशांक आसन, कितने ही आसन हैं जो करके यहाँ पर स्वयंसेवक संघ की जो ये विश्व संवाद केंद्र है, यहाँ पे प्रशिक्षक कुश पांडे से सीख रहे हैं। अपने गलियों में, अपने मोहल्ले में लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको ये सिखा रहे हैं सामाजिक दूरी बनाते हुए, मास्क लगाकर। इस अनलॉकडाउन 1 में लोगों की प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, साथ ही योग दिवस जो कि भारतवर्ष में, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से जो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, उसके लिए भी ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इस बार सार्वजनिक स्तर पर इतना बड़ा आयोजन नहीं होना है, तो ये सारे लोग अपने अपने घरों में, इस तरह के हॉल में और जो भी इस तरह के स्थान जहाँ पे सामाजिक दूरी बनाते हुए और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हुए योग दिवस मनाने की तैयारी है। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, विश्व संवाद केंद्र, वाराणसी, डीडी न्यूज़। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।